नमस्कार। सोलियस परिवार में मैं शकर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल रही होगी। क्यों भाई, सब ठीक ठाक है? तो स्वागत है अर्जुन जी, संगीता जी। मुझे एक बात बताएं, क्या ठीक तरीके से पढ़ाई लिखाई हो रही है? किसी प्रकार की कोई कमी परेशानी समझ में आ रही है? एक बार मुझे स्पष्ट करेंगे जरा। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना करना हो रहा है या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही है आपकी? अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि मध्य पाषाण काल से संबंधित पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध करा दिया गया है। इत्मीनान से अपने हैंडराइटिंग में उन सारी चीजों को निश्चित रूप से नोट करने का कार्य जरूर किया करिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाता है कि जब आप याद करते हैं या रिवीजन करते हैं, तब इन सारी बातों की भूमिका स्पष्ट वहां पे दिखाई देती है। चीजें बहुत तेजी से याद होती हैं, अपने हाथ में लिखा हुआ होता है तो बहुत तेजी से रिवीजन भी होता है। तो निश्चित रूप से मैं लगातार आपको आगाह करता हूं, समझाता हूं कि आपके द्वारा अपनी हैंडराइटिंग में ये सारी चीजें निश्चित रूप से नोट होनी चाहिए, ताकि चीजें आसान होती चली जाए और आगे लगातार आपको अध्ययन अध्यापन कार्य करना है, तो ये आजीवन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जब तक आप सेवा में रहेंगे तब तक आपके लिए ये आपका बनाया गया नोट्स इस बार सदैव कारगर भूमिका में रहेगा। ये सारी ऐसी चीजें हैं ना कि इसमें 2-4 साल 5 साल पे चीजें बदलती नहीं हैं। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें जो कुछ है वो है, उसमें बहुत हेर फेर की जरूरत नहीं होती है। बहुत ज्यादा संशोधन हो सकता है तो यह कि आप भविष्य में 5 साल बाद सेवा में रहते हुए कुछ नई किताबें आ रही हैं, कुछ नए शोध निकल करके आ रहे हैं, तो वहां कुछ अगर नई बातें देखने को मिलती हैं तो निश्चित रूप से वहां पे अलग से जोड़ा जा सकता है। हालांकि ऐसा कुछ होता है नहीं। तो यह आपके लिए ताउम्र जीवन भर के लिए एक पूंजी के संचय के रूप में है। तो अपने हैंडराइटिंग में निश्चित रूप से नोट किया करें। पिछली क्लास में हम लोग मध्य पाषाण काल के जो प्रमुख केंद्र हैं उस पे हम लोग बात कर रहे थे। आपको बताया कि मध्य पाषाण काल के अंतर्गत भारत के लगभग सभी स्थलों से इस काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया हुआ था पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान और गुजरात में जो कुछ महत्वपूर्ण केंद्र रहे, जिसमें हमने मुख्य रूप से बागोर और भी स्थल के नाम बताए। नाम याद रख लेना है, किस क्षेत्र से राज्य से संबंधित है, किस काल का है, बस वह ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रमुख स्थल हैं, वहां से क्या क्या साक्ष्य मिल रहे हैं, क्या कुछ वहां की विशेषताएं हैं, उनको आपको बताने का प्रयास किया। बागोर और लंघनज पे विशेष रूप से हमने फोकस किया हुआ था। इसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत विशेष रूप से उत्तर प्रदेश को लेकर के। ये सारी की सारी बातें आपके पीडीएफ नोट्स में लिखी हुई हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि याद करने के पहले उन सारी बातों को नोट कर लेना। उत्तरी क्षेत्र की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह कि उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत वह कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, तो इसमें हम लोग 3 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेलन घाटी क्षेत्र के अंतर्गत इलाहाबाद का जो एक जिला है, इलाहाबाद के अंतर्गत वह कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं जहां से मध्य पाषाण काल के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं
परीक्षा के दृष्टिकोण से जो कि न भूलने वाला होना चाहिए, चोपनी मंडो निश्चित रूप से आपको कभी भी नहीं भूलना है। चोपनी मंडो, हालांकि चोपनी मंडो के अलावा भी इलाहाबाद क्षेत्र में कूढ़ा का क्षेत्र है। कूढ़ा याद रखना है। बिछिया, कूढ़ा, बिछिया, ये जो शब्द हैं ये कोई न कोई स्थान है बेलन घाटी के अंतर्गत, और बस आपको याद रखना है कि बेलन घाटी क्षेत्र के अंतर्गत या इलाहाबाद जिले के अंतर्गत ये सारे भी मध्य पाषाण कालीन स्थल है। इसके अलावा भीखपुर, महरूडीह, महरूडीह, यह कुछ ऐसे स्थल है जो कि इलाहाबाद बेलन घाटी क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। इलाहाबाद के अलावा इलाहाबाद से सटा हुआ ही पश्चिम में थोड़ा सा प्रतापगढ़ का जिला, प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत कुछ जो स्थल हैं जैसे सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, सराय नाहर राय के अलावा महदहा, बड़ा ही प्रमुख, ये तीनों के तीनों स्थल हैं। दमदमा, कभी भी नहीं भूलना है, इन तीनों के विषय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से है। इसके अलावा मिर्जापुर घाटी क्षेत्र में, मिर्जापुर घाटी क्षेत्र के अंतर्गत विंध्य क्षेत्र कह लें या फिर इसी का पश्चिमी विस्तार कैमूर कह लें, इसमें जो महत्वपूर्ण स्थल हैं जैसे सुहागी घाट के विषय में आपको जानकारी है ही, सुहागी घाट के विषय में, मुरहाना पहाड़ी आपको निश्चित रूप से याद है ही। इसी कड़ी में बगही खोर, बगही खोर, लेह खनिया, लेह खनिया, लेह खनिया को लेखहिया या लेखनिया भी कई जगह आप लिखा हुआ देखेंगे। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से अब ये सारे नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। इसमें महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से हैं जो कि आपको निश्चित रूप से याद रखना है। परीक्षा में लगातार जो प्रश्न पूछे जाते हैं, चोपनी मंडो निश्चित रूप से आपको याद रखना है, सराय नाहर राय निश्चित रूप से आपको याद रखना है, महदहा निश्चित रूप से याद रखना है, दमदमा विशेष रूप से याद रखना है, सुहागी घाट बिल्कुल नहीं भूलना है, मोरहाना पहाड़ नहीं भूलना है, बगही खोर भी इस काल का मिर्जापुर क्षेत्र में स्थल है, ध्यान में रखना है, लेखनिया के विषय में निश्चित रूप से नहीं भूलना है। ये जो भी कुछ रेड पॉइंट से डिनोट किया गया है, ये सारे नाम तो कभी भूलना ही नहीं है। जी जी जी, उम्मीद करूंगा कि पहले भी आपने पढ़ा होगा और अभी हम लोग विधिवत रूप से इसका अध्ययन करने वाले हैं। बारी बारी से देखेंगे, चोपनी मंडो की बात करते हैं। ये जो चोपनी मंडो है, चोपनी मंडो, चोपनी मंडो बेलन घाटी का क्षेत्र है। चोपनी मंडो के विषय में जब हम लोग बात करते हैं तो पहली बात निकल करके आती है जो कि हाल फिलहाल में प्रश्न नहीं पूछा हुआ है। पहले तो यह कि चोपनी मंडो का जो स्थल है, यह स्थल किसके द्वारा खोजा गया था और इस स्थल का उत्खनन कार्य किसके द्वारा कराया गया था। अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा खोजा जा रहा है तो खोज किसके द्वारा, और किसी एक व्यक्ति की ही भूमिका है उत्खनन में तो उस एक व्यक्ति का नाम भी याद रखना है। कई बार आप देखते होंगे कि खोज में एक व्यक्ति का नाम है, उत्खनन में एक व्यक्ति का नाम है। कई बार किताबों में आप यह भी देखते होंगे कि खोज किया गया है लेकिन उत्खनन किसके द्वारा कराया गया है यह नहीं लिखा होता है। कई बार आप यह भी लिखा हुआ देखते होंगे कि
उत्खनन किसके द्वारा कराया गया ये लिखा हुआ है, खोज किसके द्वारा कराया गया यह नहीं लिखा हुआ है। इसका कारण यह होता है कि एक से अधिक व्यक्ति जब खोज में लगे हुए हों, कई लोगों का ग्रुप गया हो, कई लोगों का ग्रुप उत्खनन कार्य में लगा हुआ हो, तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति खोज या उत्खनन से रहता है तो किताबों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था इन्होंने खोज किया, इन्होंने उत्खनन कार्य किया। लेकिन एक से अधिक व्यक्ति जब इन्वॉल्व होते हैं तो ऐसा नहीं लिखा हुआ होता है। फिलहाल चोपनी-मंडो स्थल की खोज की बात हो रही है तो नाम याद रखना है बी मिश्रा, महत्वपूर्ण है, याद रखना है बी मिश्रा। जबकि उत्खनन की बात किया जाए तो जी शर्मा का नाम आता है, और याद रखना है जो भी यहां पे मैं लिखता हूं ना, इसका मतलब कि वो बहुत काम की बात है तभी मेरे दिमाग में है। कम महत्व की बात रहती तो शायद दिमाग से विस्मृत भी हो जाता, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है तो वह मेरे दिमाग में है। वो सारी बातें यहां पे मैं नोट करता हूं और यही सारी चीजें आपको रफ वर्क भी कर लेना चाहिए। चोपनी-मंडो की बात हो रही है। चोपनी-मंडो के संदर्भ में विद्वानों की एक धारणा यह है, विद्वान ऐसा मानते हैं कि चोपनी-मंडो एक ऐसा स्थल है जो कि पूरा पाषाण संस्कृति से मध्य पाषाण संस्कृति या काल या चरण में संक्रमण की अवस्था का प्रतीक स्थल है। बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है और यह प्रश्न भी पूछा हुआ है चोपनी-मंडो को लेकर के। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल है जो कि पूरा पाषाण से मध्य पाषाण में संस्कृति का परिवर्तन हो रहा है, आदतों में परिवर्तन हो रहा है, विशेषताओं में परिवर्तन हो रहा है, उसका द्योतक माना जा सकता है? प्रश्न पूछा हुआ है। चोपनी-मंडो कई सारे ऐसे स्थलों में से एक स्थल है। इसी प्रकार चोपनी-मंडो एक ऐसा स्थल है जो कि हम लोग जानते हैं कि मध्य पाषाण काल तक का जो समय है, तो मध्य पाषाण काल तक के समय में पूरा पाषाण काल के 3 खंड के अंतर्गत हमने देखा था कि मनुष्य शिकारी रहा, मानव शिकारी रहा और खाद्य संग्राहक के रूप में इसे जाना जाता था। आखेटक था, खाद्य संग्रह करता था, उत्पादक नहीं था। लेकिन अपवाद स्वरूप मोटे तौर पे मध्य पाषाण काल का जो समय हम लोग मानते हैं वह मोटे तौर पे 10,000 ईसा पूर्व के आसपास से हम लोग समय मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्थल भी हैं जहां के 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले अपवाद स्वरूप कुछ साक्ष्य मिल जाते हैं। उन्हीं में से एक चोपनी-मंडो स्थल भी है जहां से जो उत्खनन कार्य में जो कुछ नई बातें निकल करके आई, उनमें एक बात और स्पष्ट होता है कि मनुष्य, यहां का मनुष्य जो था, यहां का मनुष्य आखेट संग्राहक स्थिति से आगे निकल करके आखेटक संग्राहक से अब आरंभिक कृषि की ओर बढ़ रहा है। आरंभिक कृषि शब्द का प्रयोग हो रहा है, मतलब बहुत व्यवस्थित रूप में कृषि नहीं, एक झलक मात्र बस। अब अनाज भी आया होगा, अनाज धान आया होगा तो पहले जंगली किस्म का रहा होगा, फिर जंगली से वह घरेलू धान बना होगा, फिर उसके बाद धान की बहुत सारी वैरायटी निकल करके आएंगी। ये तकनीकी डेवलपमेंट है। तो यहां का मनुष्य, चोपनी-मंडो क्षेत्र का मनुष्य, यहां से जो कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करता है उनमें यह बात स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है कि यहां का मनुष्य एक समय आखेटक संग्राहक स्थिति परिस्थिति वाला भी रहा और धीरे धीरे यह कृषि की आरंभिक स्थिति तक भी पहुंच जाता है। इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। कैसे प्राप्त हो रहे हैं अभी उस पर बात होगी, समझ में आ जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो चोपनी-मंडो है, यहां से कुछ जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं
उनमें साक्ष्य क्या प्राप्त हो रहे हैं। तो एक बात तो यह समझने की जरूरत है, उपकरण हो चाहे औजार हो, तो मध्य पाषाण काल में आपको यह पता है कि मानव अस्थि पंजर भी मिल रहा है। समझिएगा, मानव अस्थि पंजर भी सबसे पहले मध्य पाषाण काल में मिलना शुरू हो रहा है। पशुओं की हड्डियां मिल ही रही हैं और माइक्रोलीथ किस्म के सूक्ष्म पाषाण उपकरण भी इस काल के ही मिल रहे हैं। अर्थात ये बहुत ही कॉमन सी है बात कि जानवरों की हड्डियां, सूक्ष्म पाषाण उपकरण वो तो लगभग हर ही जगह से मिलेंगे ना भाई। मध्य पाषाण काल का कोई भी ऐसा स्थल तो होगा नहीं जहां से सूक्ष्म पाषाण उपकरण नहीं मिल रहे हो, जानवरों की हड्डियां नहीं मिल रही हो। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, तो इसको तो दिमाग में सेट ही कर लेना है। अब उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि यह चीज भी मिली है। वो बहुत कॉमन सी बात है, वो हर जगह से मिलेगी। क्लियर है बात कि यहां से सूक्ष्म पाषाण उपकरण यहां से भी मिले हैं, वहां से भी मिले, अब इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हड्डी के उपकरण या हड्डी प्राप्त हुए हैं जानवरों की, पशुओं की, अब इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कॉमन सी बात है। क्लियर है। अब यहां से जो प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, उन साक्ष्यों में जैसे 13 झोपड़ियां के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अब ये जो 13 झोपड़ियां हैं, इनका आकार जो है, यह भी याद रखना है, परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। 13 झोपड़ियां, यह तो पूछा हुआ है, लेकिन यह भी तो पूछा जा सकता है कि झोपड़ी मंडो से प्राप्त जो आवासीय स्थल है, आबादी के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं झोपड़ियों के, वह किस आकार के हैं, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 13 झोपड़ियों के जो साक्ष्य मिल रहे हैं, वह या तो कुछ गोलाकार किस्म के प्रतीत हुए या कुछ अंडाकार प्रकार के प्रतीत हो रहे हैं, या झोपड़ी ये जो मिल रहे हैं 13 है संख्या इनकी, यह कुछ मधुमक्खी के छत्ते के आकार के जैसे, मधुमक्खी के छत्ते के आकार जैसी यह संरचना यहां से प्राप्त हुई है। क्यों भाई, बात स्पष्ट है। इसके अलावा ये जो 13 झोपड़ियों के साक्ष्य मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बात तो स्पष्ट हो रहा है कि यहां से मानव बस्ती का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। यहां पे लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, लेकिन कॉमन सेंस कह रहा है कि 13 झोपड़ी का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग रह रहे होंगे, मानव बस्ती का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। अब 13 झोपड़ियां आसी पास मिल रही हैं, इसका मतलब तो कॉमन सेंस एक और लगाया जा सकता है ना, कि इस काल में पहली बार एक ऐसी चीज निकल करके आ रही है जो कि पहले नहीं, क्या कि मनुष्य सामूहिक रूप से रह रहा है, समुदाय बना करके रह रहा है। क्यों भाई, कॉन्सेप्ट तो यह निकल करके आया, अर्थात मनुष्य सामुदायिक जीवन जीना शुरू कर रहा है। क्यों भाई, सामुदायिक जीवन जीना शुरू कर रहा है। क्लियर होगी बात। कुछ चीजें नहीं लिखी हुई होती हैं, लेकिन तथ्यों के आधार पे कॉन्सेप्ट बनते हैं, आपको भी कॉन्सेप्ट बनाए जाने की जरूरत है। इसके अलावा ये जो 13 झोपड़ियां मिली, 13 झोपड़ियां जो मिल रही हैं, इन झोपड़ियों के बाहर का ही जो क्षेत्र है, आवासीय स्थल ही जो है, यहीं से 3 अंगीठी प्राप्त हो रही है। कितनी? 3 अंगीठी। अब 3 अंगीठी का मिलना, इसका मतलब आग का प्रयोग हो रहा है। 3 अंगीठी प्राप्त हो रही है। न सिर्फ 3 अंगीठी प्राप्त हो रही है, बल्कि इसके साथ साथ प्लस बाहर क्षेत्र में ही अन्नागार का भी साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। अन्नागार का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। अन्नागार कहने का मतलब भंडारण, किसी चीज का भंडारण करने के लिए, भंडारण हेतु कोठरियां बनाई गई होंगी, कोठरियां, इसके साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। और ये अन्नागार या भंडारण हेतु जो कोठरियां बनी हुई हैं, वह किस चीज की? तो मिट्टी एवं बांस की बनी हुई, मिट्टी एवं बांस की बनी हुई।
मिट्टी एवं बांस की बनी हुई यह अन्नागार या फिर धान्य कोठार कह लें या फिर भंडारण हेतु कोठरियां कह लें। क्लियर है बात, कोई परेशानी? बहुत ज्यादा यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है यशपाल जी, अपनी कॉपी पे नोट करें, वो ज्यादा अच्छा है। यहां से बस गेन करने का प्रयास करें, ठीक है? क्लियर है बात? ठीक है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, जैसे 13 झोपड़ियां हो गई, फिर इसके अलावा झोपड़ियों के बाहर इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा यहां से सिलबट्टा भी प्राप्त हो रहा है। सिलबट्टा प्राप्त हो रहा है मतलब कूटना पीसना ये सब काम चल रहा है यहां पे। सिलबट्टा प्राप्त हो रहा है, इसके साथ साथ यहां से जंगली किस्म के धान का भी साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। जंगली धान, और तो और न सिर्फ जंगली धान बल्कि यहां से पकी मिट्टी के टुकड़े, पकी मिट्टी के टुकड़े जिसे विद्वानों ने कहा कि यह मिट्टी का बना हुआ बर्तन है, अर्थात मृद भांड है। अब मिट्टी को पकाई जा रही है, इसका मतलब आग का प्रयोग हो रहा है। अंगीठी पाई जा रही है मतलब आग का प्रयोग हो रहा है। आग तो नहीं मिला, बुझ गया, लेकिन अंगीठी मिल रही है, पकी मिट्टी का साक्ष्य मिल रहा है, मतलब आग जली, मिट्टी का बर्तन बना। और तो और विद्वानों की एक और मान्यता निकल करके आती है कि यह जो मृद भांड है या पकी मिट्टी के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, विश्व के प्राचीनतम अर्लीस्ट मृद भांड प्राप्ति के साक्ष्य, मृद भांड प्राप्ति के साक्ष्य चोपनी मंडों से प्राप्त हो रहे हैं। मतलब इस काल का जो अन्य क्षेत्रों से भी, विश्व के अन्य क्षेत्रों से भी कुछ 1000-2000 आगे पीछे काल के निर्मित मृद भांड हैं, उन्हीं में से एक साक्ष्य चोपनी मंडों का भी मिल रहा है। हालांकि मिट्टी के बर्तन मिलने का मतलब क्या है? मिट्टी के बर्तन मिलने का मतलब है कृषि का होना। कुछ उत्पादन होगा तभी तो वहां पे रखेंगे। अन्नागार, भंडारण हेतु कोठियां, मिट्टी का बना हुआ भांड, बर्तन, ये सब मिलना अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि कुछ उत्पादन हो रहा है। जंगली चावल भी मिल गया, सिलबट्टा भी मिल गया, इसका मतलब निश्चित रूप से कुछ न कुछ उपज हो रही है। लेकिन इसका मतलब यह हमें नहीं लगाना है कि कृषि होने की, नहीं, यह कुछ अपवाद स्वरूप किन्हीं स्थलों में ऐसे साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर है बात? अपवाद स्वरूप ऐसे कुछ साक्ष्य किन्हीं स्थलों से, कॉमन तब होगा, विधिवत रूप से स्टार्ट हो गया तब माना जाएगा जब उस काल के सभी स्थलों से ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे इस काल के लिए जो उपकरण है माइक्रोलीथ कहा जा रहा है, सूक्ष्म लघु पाषाण उपकरण कहा जा रहा है, क्योंकि सारे जगहों से और किस आकार प्रकार के, ज्यामितीय गैर ज्यामितीय, हर प्रकार के ऐसे ज्यामितीय गैर ज्यामितीय उपकरण प्राप्त हो रहे हैं इस काल के सभी स्थलों से। तो वो विधिवत रूप कहा जाएगा, प्रचलन कहा जाएगा, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं किन्हीं स्थलों से, एक दो स्थलों से, का मतलब कि वह विधिवत रूप से प्रचलन में नहीं है, अपवाद स्वरूप ही कुछ वह साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं बात अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। आगे बढ़ जाए। चोपड़ी मंडों के बाद अगला जो हमारा मुद्दा है वह है प्रतापगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत सराय नाहर राय को लेकर के। सराय नाहर राय, सराय नाहर राय। अब मुझे एक बात बताएं कि आप पढ़ भी रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं, क्या कुछ मॉडल प्रश्न पत्र भी देखते हैं क्या?
एक बार मुझे बताएं, क्या पढ़ने के साथ साथ कुछ प्रश्न के भी अभ्यास करते हैं? क्यों भाई? अगर करते हैं तो क्या प्रश्न आसानी से बनते हैं? मान लें अगर 20 प्रश्न किया तो गलती से 1-2 के उत्तर ना आवे और 15 से अधिक बने, ऐसी स्थिति बनती है? ऐसी स्थिति बनती है तो ठीक है, नहीं तो कुछ सोचने की जरूरत है। जी यशपाल जी, बहुत बढ़िया। अगर 75-80% से ज्यादा प्रश्न बन रहा है ना, क्योंकि कोई भी परीक्षा होती है तो रिजल्ट का जो एक एवरेज प्रतिशतता देखा जाए कि 100 प्रश्न किसी परीक्षा में पूछा जा रहा है तो कितना बना दें कि हम किसी भी वर्ष परीक्षा में पास होने के लिए सिक्योर रहें। 70% एक पैमाना है कि 100 में से 70 प्रश्न बना दीजिए और निश्चित होइए, कट ऑफ ऊपर नीचे कितना भी जाए आप पास होंगे ही होंगे। अब आपको टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। और यदि आप 80% प्रश्न आसानी से जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सॉल्व कर ले जा रहे हैं, 100 में 80 प्रश्न, तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है? हाँ मेरी जान ले लीजिए यशपाल जी, आप क्या चाहते हैं? एक खंड पढ़ाने का मतलब समझते हैं आप, तो बस 1 घंटे का इंतजार करते हैं, लेकिन इस 1 घंटे की क्लास के पीछे मेहनत कितना होता है, कभी ये सोचते हैं? या ऐसे ही बस आकर के खड़े होकर के कुछ भी बोल दिया तो काम हो जाएगा उससे? और क्यों इतनी जल्दी है ये बताएं? हाँ लेकिन लगा दिया, तो लेकिन के लिए मेरे भाई कहीं और जाना पड़ेगा, मेरे साथ धीरे धीरे चलना है। लेकिन के लिए कहीं और एडमिशन लेना पड़ेगा। फिर खूब पढ़ा है आज तक, लेकिन रिजल्ट तो कुछ निकला नहीं है ना। एक बार कछुए की गति से मेरे साथ पढ़िए, ठीक है? और मैं बताऊं एक बात, इस बात को जब मैं पढ़ता था ना, मेरा अध्ययन का समय रहा 2005 से शुरुआत मैंने किया सिविल सर्विस की तैयारी के लिए, और 2011 तक मेरा अध्ययन का काल रहा। 2005 से 2011 तक हमारे समय 4 अटेम्प्ट होते थे, नहीं हुआ, सब बेकार हो गया। तब से मैं लेकर के आज तक देखता चला रहा हूं कि बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि हम जुड़े हैं और जल्दी से हमारा काम हो जाए, और वो लोग निश्चित रूप से फेल कर गए। क्यों? क्योंकि अगर एक महीने में मान लें पूरा इतिहास मैंने आपको पढ़ा करके खत्म कर दिया, और आपका पेपर है 4 महीने के बाद, और जिस दिन मैं आपको दिखना आपके बैच में बंद कर दूंगा, उस दिन से आपकी पढ़ाई हो जाएगी प्रभावित। आज तो यह है कि मैं रोज मिलूंगा, रोज आप पढ़ते रहेंगे, आप अपने समकक्षों को देख करके मोटिवेट होंगे कि लोग पढ़ रहे हैं, हमें भी पढ़ना है। और जिस दिन मिलना जुलना बंद, उस दिन से आधा तुरंत ही जो मन में एक मानसिकता होती है ना, नकारात्मकता अपने आप से आ जाएगी, और धीरे धीरे 10 दिन की बात करते करते पढ़ाइयाँ छूट जाएगी। मेरे भाई, होना यह चाहिए कि जब आपका पेपर हो तो पेपर वाले दिन तक मैं आपके साथ रोज मिलता रहूं आपके बैच में, स्थिति ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि
ये सारी चीजें ना हर किताब में लिखी हुई हैं, अच्छी 2-3 किताबें देख लें, हर जगह यह लिखी हुई हैं, पढ़िए। लेकिन उससे भी लोग परीक्षा पास नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षा वो लोग पास होते हैं जो रोज थोड़ा 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 पढ़ते हुए, तैयार करते हुए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा पास करने का टिप, ये जो मैं बोलता हूं, मैं पाषाण काल वाला थोड़ी व्यक्ति हूं। मैं थोड़ी उस समय पैदा हुआ था कि मैंने कुछ काम किया है और अपनी आप बीती बता रहा हूं कि ऐसे सिलबट्टा मिल गया, वैसे हो गया, तो वो ऐसे बनाया लोग। ये सारी बातें किताबों में लिखी हुई हैं, लेकिन सारे लोग पास क्यों नहीं होते हैं? फिर आप में से अधिकांश लोगों के पास सारी अच्छी किताबें होंगी, क्यों भाई? लेकिन रिजल्ट तो नहीं आया ना। सारा ज्ञान आपके पास, आपके बगल में रखा हुआ है, रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट कैसे आता है? रोज थोड़ा 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 थोड़ा। अब किचन में आपके सारे सब्जी, सारा चावल, दाल, आटा वगैरह सामान, सब्जी, मसाला, नमक सब रखा हुआ है, तेल वगैरह। मन में कल्पना कर लेने से तुरंत हो जाएगा क्या? अरे भाई, खाना बनाने का भी एक निश्चित टाइम है कि आधे घंटे से 1 घंटे का समय लगेगा। सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद प्रक्रिया है ना। और स्वाद अगर लाना है भोजन में तो थोड़ा सा व्यवस्थित करना पड़ेगा। मुझे अगर खाना बनाना रहे तो मैं 20-25 मिनट में खाना बना दूं, लेकिन स्वाद नहीं आएगा। क्यों भाई? लेकिन आप में से ही बहुत सारे लोग खाना इत्मीनान से बनाएंगे, स्वाद भी आ जाएगा। तो वही अंतर है, समझने वाली बात है। ठीक है? हाँ बिल्कुल सुप्रिया जी। अब मेरी बात समझ में आ गई होगी। और दूसरी बात, इस बात को दिमाग से कभी के लिए भी निकाल देना है कि आप में से कोई कुछ कहेगा और मैं वो काम करूंगा। ठीक है? आप सारे लोग इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप में से कोई कुछ कहेगा तो मैं वो काम करूंगा। नहीं, मैं जो काम करूंगा वो आपको काम करना है इस वर्ष। ठीक है? ऐसे अब मानसिकता बना लेना है। ठीक है? चले, अब आगे बढ़ जाते हैं, बात को आगे ले चलते हैं। हो गया तो अब आगे बढ़ जाएं भाई। इसीलिए मैं बहुत डरता हूं कि कोई जो है यहाँ पे कुछ भी लिख देता है ना, और यहाँ लिखने से ज्यादा अच्छा है ना कि इस प्रकार की जो व्यक्तिगत भावनाएं हैं ना, व्यक्तिगत तौर पे, अब यशपाल जी ने अकेले 15 मिनट का समय खा लिया सबका। नहीं, और मैं बोल ही रहा हूं तो क्लास तो लूंगा 1 घंटे 1.25 घंटे की ही। समझ रहे हैं? तो जो मन में हिलोरे उठती है ना व्यक्तिगत वाली, वो फोन कर लिया करिए। ठीक है? व्हाट्सअप कर दिया करिए, उस पर जवाब मिल जाएगा आपको। दूसरे का नुकसान नहीं करना है। हाँ, चले। ठीक है, चले, अब बात को आगे ले चलेंगे। निश्चिंत रहे, मैं खड़ा हूं। परीक्षा सारे लोग पास करेंगे, बस पढ़ने के लिए प्रयास करते रहना है और रोज थोड़ा 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 प्रयास करना है। ठीक है? और दूसरी बात कि इस बात को भी ध्यान में रखना है, जैसे खाना बनाने वाला उदाहरण लिया, जिस तरीके से हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, आप सारे लोग एक बार मुझे बताएं कि इतिहास को एक मानक पे पढ़ने के लिए कितना समय देना चाहिए? क्या हम लोग वनडे की तैयारी कर रहे हैं कि 2-3 महीने में खत्म कर दिया जाए? इतिहास 2-3 महीने वाली चीज है क्या? और कौन सा पेपर देना है आपको? उस पेपर की ग्रेविटी का, गरिमा का अंदाजा है? कम से कम अच्छे से इतिहास पढ़ना है बड़ी परीक्षा के लिए, तो 9 महीने का समय लगता है। 9 महीने का। ठीक है? तो कोई ये सोचे कि जो भी लोग लिख भी रहे हैं, अगर मैं उनसे हिमयुग के विषय में ही एक क्लास किया हुआ था, हिमयुग के सारे तथ्यों पूछ लूंगा तो शायद वो नहीं बता पाएंगे। कुछ लोगों के मानसिकता में होती है जल्दी जल्दी बस आगे बढ़ना है। नहीं, इस चीज को अब खत्म कर देना है।
और आगे चूंकि अभी लंबा ड्यूरेशन है हमारा आपका साथ का, तो इस चीज को अभी समझ लेंगे, आगे फायदा करेगा। बात समझ में आनी चाहिए ताकि बार बार इस प्रकार की चीजें न हो। जो ड्यूरेशन है ना, उस ड्यूरेशन के अंतर्गत हर चीज का एक व्यवस्थित अनुक्रम होता है कि किसी चीज को व्यवस्थित रूप से समझने के लिए, जानने के लिए उस अनुपात में हमें निवेश करने की जरूरत है। जितना पीछे हुआ है, बहुत सारे लोग जितना अभी तक हमने किया है उतने में 2-3 चैप्टर खत्म कर देते हैं। जितना हमने क्लास लिया है उतने में 2-3 चैप्टर खत्म हो जाता है लोगों का। लेकिन एक एक चैप्टर पे अगर काम किया जाए ना, कितनी मोटी मोटी किताबें लिखी हुई हैं एक एक चैप्टर पे। कम से कम उन सारे लोगों का, उन विद्वानों का सम्मान करते हुए उनके साथ न्याय हमें करना है। इतिहास हमारा विषय है, यह जीएस नहीं है, सामान्य जानकारी से काम नहीं चलेगा। हमारा विषय है, मूल विषय है। और न जाने आगे इंटरव्यू में किस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, पूछे जाएंगे। ठीक है, सराय नाहर राय की बात करते हैं। सराय नाहर राय एक ऐसा मध्य पाषाण कालीन स्थल है जो कि के.सी. ओझा, नाम बहुत ही मशहूर है के.सी. ओझा का, इनके द्वारा खोजा गया यह सराय नाहर राय स्थल है। सराय नाहर राय हुआ चाहे प्रतापगढ़ के अंतर्गत ही महादाहा का जो एरिया है, ये दो ऐसे स्थल हैं जो कि मैदानी भाग में स्थित है। अब जो प्रतापगढ़ का एरिया है, जो लोग जानते होंगे इलाहाबाद प्रतापगढ़, ये मैदानी एरिया है ना भाई, मोटे तौर पे मैदानी एरिया है। एक तो आपको बात बताया था कि मध्य पाषाण काल में कुछ व्यापार वस्तु विनिमय के संकेत विद्वानों को मिल रहे हैं, क्योंकि जो वस्तुएं जहां से प्राप्त हो रही हैं वह आधारभूत रूप में वहां पर प्राप्त होनी ही नहीं चाहिए। जहां पे पहाड़ होगा वहां पे तो पत्थर होगा, पत्थर के उपकरण मिलने चाहिए। लेकिन वहां से अगर 300-400 किलोमीटर दूर अगर कहीं मिल रहा है तो इसका मतलब तो यही है ना कि ढो करके कहीं से लाया गया। सराय नाहर राय, महादहा, दमदमा आदि ये ऐसे स्थल हैं जहां पे पत्थर के उपकरण नहीं मिलने चाहिए थे। भले ही मध्य पाषाण कालीन संस्कृति मिले, रहन सहन लोगों के रहे हों, कुछ साक्ष्य मिले उस प्रकार के, लेकिन जहां पे पहाड़ी नहीं है वहां पे अगर पत्थर मिल रहे हैं इसका मतलब दूर से लाया जा रहा है। एक तो आपको यह बात बताया था। सराय नाहर राय का जो स्थल है, मध्य पाषाण काल की जो शुरुआत हम लोग मोटे तौर पे 10,000 12,000 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व मानते हैं, तो एक प्रश्न निकल करके आता है कि निम्नलिखित में से 4 स्थल दे दिया, निम्नलिखित में से मध्य पाषाण काल का सबसे पुराना प्राचीन स्थल कौन सा है? तो ये जो सराय नाहर राय है और इसके साथ साथ महदहा, ये दोनों सराय नाहर राय मध्य पाषाण काल का कालीन सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है। मतलब मध्य पाषाण काल का जो मूल विशेषताएं हैं, सबसे पहले यहां से वो सारी विशेषताएं देखने को मिल रही हैं। सबसे प्राचीन काल का साक्ष्य यहां से पता चल रहा है, अर्थात कि जब उत्खनन हुआ, शोध के लिए लैब में भेजा गया, बागोर को भेजा गया, यहां से जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो भेजा गया, वो स्थल से भेजा गया, तो जो रिसर्च हुआ और पता चला कि ये वाला स्थल से जो साक्ष्य मिला हुआ है वह 9,000 वर्ष पुराना है।
ये वाले स्थल से जो साक्ष्य मिला वह 7,500 वर्ष पुराना है। ये वाले बागोर से जो पशुपालन का साक्ष्य मिला वह लगभग 6,000 वर्ष पुराना है। समझ में आ गई होगी बात। अर्थात जो साक्ष्य मिले हैं और जो रिसर्च हुए उनसे यह पता चला कि सबसे प्राचीन स्थल में से एक है सराय नाहर राय। सराय नाहर राय और महदहा दो ऐसे स्थल जहां से जो साक्ष्य मिले, शोध के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि भारत में मध्य पाषाण कालीन जो संस्कृति का प्रचलन रहा, जब से इसकी शुरुआत होती है तो सबसे पहले ये वाले क्षेत्र रहे जहां से इस काल के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। मतलब कि भारत में मध्य पाषाण काल अगर 10,000 से लेकर के 4,000, 10,000 से लेकर के अगर 4,000 ईसा पूर्व तक के साक्ष्य प्रस्तुत करता है, अन्य स्थल जो भी हैं, जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं वो सब भूल जाना है। अन्य स्थल जो भी हैं उन सारे स्थलों में सबसे पुराने साक्ष्य यह और महदहा उपलब्ध कराते मध्य पाषाण कालीन। अब यह जो स्थल है सराय नाहर राय, ये क्यों इतना फेमस हो जाता है? यहां से कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं जो कि बड़ा ही मशहूर है परीक्षा के लिए। जैसे यहां से 8 गर्त चूल्हा प्राप्त हो रहा है, गड्ढे में बना हुआ चूल्हा, गर्त चूल्हा। यहां से स्तंभ गर्त प्राप्त हो रहे हैं। स्तंभ गर्त जहां भी लिखा रहेगा समझ लीजिएगा आवास का साक्ष्य दे रहा है, आवास का साक्ष्य। स्तंभ गर्त का मतलब क्या है? स्तंभ गर्त का मतलब मान लें एक कोई घर का नीचे प्लेटफॉर्म है, सतह है, समझिएगा एक कोई सतह है और ये जो सतह है यहां पे ये कोई सतह है और यहां पर एक गड्ढा बना हुआ है, एक गड्ढा बना हुआ है, यहां पर एक गड्ढा बना हुआ है, यहां पर एक गड्ढा बना हुआ है। और ये जो गड्ढा बना हुआ है घर के अंदर जैसे कई बार हम लोग कॉफी चाय पीने के लिए जाते हैं तो ऐसे सतह है, बेस है और ऐसे कुछ, और यहाँ पे हम लोग चेयर पे बैठ करके चाय कॉफी का आनंद उठाते हैं। तो ये जो डंडी है, ये जो डंडी है, ये डंडी कहीं ना कहीं अंदर जाएगी तभी तो टिकेगा। ये वही स्तंभ गर्त हैं। इसके लिए अर्थात झोपड़ी टंग जाए उसके लिए एक पिलर यहां पे गाड़ा गया होगा। समझ रहे हैं? अर्थात स्तंभ गर्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्तंभ गर्त कहने का मतलब कि निश्चित रूप से आबादी रहने के लिए यहां पे झोपड़ी या तंबू टाइप का, घास फूस का तंबू टांगने के लिए और नीचे आदमी रहे उसकी व्यवस्था की गई होगी। तो स्तंभ गर्त कहीं से मिले इसका मतलब आवास निर्माण के साक्ष्य वहां से मिल रहे हैं। क्लियर होगी बात? उम्मीद करता हूं। इसके अलावा यहां से मानव अस्थि पंजर का साक्ष्य मिल रहा है, मानव अस्थि पंजर का साक्ष्य। इसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण कि ये जो हड्डी होती है जानवरों की हड्डी एंड सिंग जो होता है, सिंग, हिरण का सिंग, 12 सिंगा का सिंग, ठीक है? तो सिंग निर्मित उपकरण भी प्राप्त हो रहे हैं, सिंग निर्मित उपकरण भी प्राप्त हो रहे हैं। और तो और महत्वपूर्ण मुद्दा यह कि यहां से सिलबट्टा तो प्राप्त हो ही रहा है, सिलबट्टा तो यहां से प्राप्त हो ही रहा है, इसके साथ साथ भारी चक्की का भी, भारी चक्की
किस चीज का बना हुआ? पत्थर का बना हुआ। सराय नाहर राय हो, चाहे महदहा हो, चाहे दमदमा हो, यह तीनों के तीनों ऐसे स्थल हैं जहां से चक्की, भारी चक्की पीसने के लिए चक्की का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। और चक्की का मिलना कुछ संकेत करता है, थोड़ी देर बाद उस पे आएंगे। इसके साथ साथ यहां से सराय नाहर राय क्षेत्र से कुछ और साक्ष्य, जैसे 14 एक कब्रगाह जिसका आकार बेलन आकार का है, बेलनाकार, बेलन के आकार का कब्रगाह। और इस कब्रगाह में 14 शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। 14 शवाधान, 14 लोग कब्र में लेटे हुए हैं, दफनाए गए हैं, लिटाए गए हैं। और ये जो 14 लोग हैं, खास बात, थोड़ी देर बाद इस पे दोबारा से हम लोग बात करेंगे। 9 + 4 + 1 अर्थात 9 आदमी, 4 औरत और 1 बालक, 14 शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर है बात? 14 शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक और कब्र मिला हुआ है। इसके अलावा एक और कब्र भी मिला हुआ है, एक अन्य कब्र, वही बेलनाकार, बेलन आकार का, जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। 4 मानव कंकाल एक साथ प्राप्त हो रहा है। 4 मानव कंकाल एक साथ। अब ये सब तथ्य हैं जो कि निश्चित रूप से आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है? 4 व्यक्तियों के कंकाल एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। कहां की बात हो रही है? सराय नाहर राय की हम लोग बात कर रहे हैं। अब यह जो कब्र मिल रहे हैं, अब इन कब्रों में एक खास बात देखने को मिलती है। क्या? कब्रों में कुछ वस्तुएं डाली गई हैं। कुछ वस्तुएं सराय नाहर राय के अंतर्गत, कुछ वस्तुएं कब्रों में, सराय नाहर राय में जो कब्र मिले हुए हैं वहां पे किस प्रकार की वस्तुएं डाली गई हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में वस्तुओं के जो स्वरूप है उनमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। और तो और एक कब्र और दूसरे कब्र, कुछ ऐसे स्थल भी मिलेंगे जहां की एक कब्र में कुछ और वस्तु, दूसरे कब्र में कुछ और वस्तु, एक कब्र में कुछ नहीं, ऐसा भी साक्ष्य मिल रहा है। अर्थात स्थान किन्हीं 2 स्थानों से जो कब्र प्राप्त हो रहा है, जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार की वस्तुएं इस वाले स्थान में भी कब्र में डाली गई हो, इस वाले स्थान में भी कब्र में सेम वही वस्तु डाली गई, ऐसी जरूरत नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरी बात, किसी एक ही स्थल से जो कुछ कब्र प्राप्त हो रहे हैं, तो किसी कब्र में कुछ वस्तु, किसी कब्र में कुछ वस्तु के भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, और किसी कब्र में कुछ भी वस्तु नहीं, ऐसे भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक तरफ जहां पे मध्य पाषाण काल में मानव समुदाय में रहना, 13 झोपड़ियां, समुदाय में रहना शुरू कर दिया, सामुदायिक जीवन जीना शुरू कर दिया, तो वहीं इसी मध्य पाषाण काल में सामाजिक विभाजन का भी साक्ष्य देखने को मिला। ये सब कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, लिखा हुआ नहीं मिलेगा हर एक जगह। सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक विभेद, सामाजिक विभाजन का भी साक्ष्य यह कब्र में डाली हुई या अंत्येष्टि संस्कार में जो विषमता है वह प्रस्तुत करता है। प्रश्न यह बनता है कि सराय नाहर के कब्रों में क्या कुछ वस्तुएं पाई गई हैं? तो यहां की कब्रों में पाषाण उपकरण भी डाले गए हैं,
सूक्ष्म पाषाण उपकरण भी डाले गए हैं एंड जानवरों की, पशुओं की हड्डियां भी प्राप्त हो रही हैं, जानवरों की हड्डियां प्राप्त हो रही हैं। समझिएगा, जब महादाहा पढ़ेंगे, जब महादाहा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, तो वहां पे जानवरों की हड्डियां नहीं मिलेंगी, हड्डियों से बना हुआ आभूषण कुछ मिलेगा। दोनों में अंतर है, एक तो जानवर की हड्डियां, और अगर उन हड्डियों से कुछ उपकरण, आप समझ सकते हैं कि जहां सिर्फ हड्डियां हैं, हल्का फुल्का आदमी होगा, और समाज में कुछ खास पहचान वाला व्यक्ति है तो हड्डियों का बना हुआ आभूषण, उपकरण। समझ में आ रही होगी बात, उम्मीद करता हूं। तो जानवरों की हड्डियां पाषाण उपकरण के साथ साथ यहां से जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, उनमें सीप भी देखने को मिलता है। सीप, यह दुर्लभ तथ्य है, ठीक है। तो ये सराय नाहर राय से जो कुछ कब्र मिले हैं, कब्रों की क्या स्थिति है वो बताया, कब्रों में क्या कुछ अन्य वस्तुएं डाली गई हैं वह भी। अब ये कब्र में कुछ वस्तुएं डाली जा रही हैं, निश्चित रूप से अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार के विषय में यह जानकारी दे रहा है ना, अंत्येष्टि संस्कार के विषय में ये हमें जानकारी मिल रही है ना। अंत्येष्टि संस्कार या कर्मकांड कुछ हो रहा है, इसके संदर्भ में तो जानकारी मिल रही है भाई। पहली बार मध्य पाषाण काल में इस प्रकार के साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं। और तो सराय नाहर राय एक ऐसा क्षेत्र, इवन महादाहा भी अभी पढ़ेंगे ना, तो महादाहा में भी सेम ऐसा ही साक्ष्य मिलेगा कि यहां से कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, कंकाल के कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं जिसमें जो दांत है वह हीरे की तरह, मोती की तरह चमक रहा है, और कुछ ऐसे कंकाल के साक्ष्य भी प्राप्त हो रहे हैं जिनके दांत खराब हैं। तो एक तथ्य निकल करके आता है क्या कि सराय नाहर राय और महादाहा दो ऐसे स्थल हैं जहां पे ऑस्टियो आर्थराइटिस के साक्ष्य भी प्राप्त हो रहे हैं। याद रहेगी बात, ऑस्टियो आर्थराइटिस के साक्ष्य, अर्थात दंत चिकित्सक की जरूरत थी लेकिन संजोगवश मिले नहीं होंगे उस समय काल में। क्लियर होगी बात, उम्मीद करता हूं। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा सराय नाहर राय से, क्या यहां से भारत में पहली बार या मध्य पाषाण काल में पहली बार किसी समुदाय के द्वारा किसी दूसरे समुदाय पर आक्रमण की जानकारी मिल रही है। आक्रमण, इस प्रकार की जानकारी मिल रही है, अर्थात मध्य पाषाण काल में पहली बार मानवीय आक्रमण करने की जानकारी मिल रही है। मानवीय आक्रमण, तीर धनुष तो मिल ही गया है इस समय काल में, तीर धनुष तो मिल ही गया है, नहीं, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास तो हो ही गया है। मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है, तो सराय नाहर राय से प्राप्त हो रहा है या मध्य पाषाण काल से प्राप्त हो रहा है। याद रहेगी बात। अब इसका एक साक्ष्य देखते हैं। ये जो 14 यहां पे समाधान के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं ना, 14, इनमें से एक कंकाल ऐसा प्राप्त हुआ है, एक कंकाल ऐसा जिसकी पसली में, हड्डी में तीर घुसा हुआ हो, समझ में आ रही बात। सराय नाहर राय क्षेत्र से ही ऐसा साक्ष्य देखने को मिल रहा है। क्लियर है सारी बातें, आगे बढ़ जाएं।
क्यों भाई? तो हमने देखा एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय पर आक्रमण किए जाने का साक्ष्य मिल रहा है, मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य मिल रहा है। एक छोटा सा उदाहरण लिया कि 14 समाधान में से एक कंकाल ऐसा प्राप्त हो रहा है जिसमें तीर घुसा हुआ है एक बार, और तो और एक ऐसा कंकाल भी मिला हुआ है, एक ऐसा कंकाल भी मिला हुआ है जिसके समझ लें कि जैसे हाथ और ये पीठ में जैसे तीर धनुष जुड़ा हुआ, अर्थात एक एग्जाम्पल ऐसा भी है, एक कंकाल ऐसा भी मिला हुआ है जो कि एक कंकाल जो कि तीर धनुष से लैस है, युक्त है, ऐसा भी साक्ष्य मिला हुआ है। तो भारत में या मध्य पाषाण काल में मानवीय आक्रमण का, एक समुदाय का दूसरे समुदाय के खिलाफ आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य सराय नाहर राय से। एक तथ्य और उसके बाद आगे महादाह पे बात करेंगे। ये जो सराय नाहर राय है आमतौर पे मैदानी एरिया है। आपने कभी न कभी भूगोल पढ़ा होगा और गोखुर झील का नाम सुना होगा। क्यों भाई? गोखुर झील का नाम सुना है? लैगून झील, पश्च जल, गोखुर झील, ये सब नाम सुना होगा कभी न कभी। ठीक है? गाय के खुर की जैसे आकार बन जाना गोखुर झील। अब ये जो गोखुर झील की बात हम लोग कर रहे हैं तो प्रश्न बनता है यहां क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सराय नाहर राय के साथ साथ महदहा भी, महदहा, ये दोनों ऐसे स्थल हैं जो कि एक गोखुर झील, अब ये जो गोखुर झील है ना वो सूखी हुई है, सूख गई है, सूखी है वर्तमान में, लेकिन कभी न कभी यह झील रहा होगा। एक गोखुर झील के किनारे स्थित स्थल, याद रहेगी बात, उम्मीद करता हूं नोट भी कर लिया होगा। क्लियर है? जी जी सुप्रिया जी, ठीक है, बात को आगे ले चलेंगे। अब सराय नाहर राय की बात हुई। सराय नाहर राय में हमने देखा मानव अस्थि पंजर मिल रहा है, हड्डी सिंह निर्मित उपकरण मिल रहे हैं, स्तंभ गर्त मिल रहा है, 8 गर्त चूल्हे मिल रहे हैं सराय नाहर राय में। भारी चक्की, पत्थर के बने हुए सिल बट्टा सराय नाहर में मिल रहा है। पत्थर के उपकरण, सूक्ष्म पाषाण उपकरण, हड्डी के उपकरण, सिंग वाले उपकरण, ये सब के सब महादाह से भी प्राप्त हुए हैं। ये सब के सब महादाह से भी प्राप्त हो रहे हैं। अगला जो हमारा मुद्दा है महादाह, कहां पे? प्रतापगढ़। गोखुर झील, गोखुर झील सूखी हुई गोखुर झील के किनारे ही स्थित है। यहां से भी पाषाण उपकरण प्राप्त हो ही रहे हैं, हड्डी के उपकरण प्राप्त हो ही रहे हैं, सींग के बने हुए उपकरण प्राप्त हो ही रहे हैं। एक बात कॉमन सी बातें हैं, चाहे दमदमा हो, चाहे महादाह हो, चाहे सराय नाहर राय हो। एक महत्वपूर्ण बात, यह जो महदाह है ना और दमदमा, सराय नाहर राय नहीं, उसको हटा देते हैं। महदाह और दमदमा
में जो कुछ साक्ष्य मिले हैं उससे विद्वानों को ऐसा पता चलता है कि ये लोग हिरणों के बड़े ही शौकीन थे, हिरणों के शौकीन थे। दुर्लभ बात है ये, शौकीन। चाहे महदहा हो, चाहे चाहे महदहा हो, चाहे दमदमा हो, इन दोनों स्थलों से कुछ ऐसे साक्ष्य विद्वानों को प्राप्त हुए हैं जिससे ये लगता है ये दोनों स्थल के लोग हिरणों के शौकीन थे। बात आगे ले चलेंगे। ये उपकरण तो प्राप्त हो ही रहे हैं, फिर मानव अस्थि पंजर प्राप्त हो ही रहा है, मानव अस्थि पंजर प्राप्त हो ही रहे हैं, सिलबट्टा प्राप्त हो ही रहा है, भारी चक्की का साक्ष्य प्राप्त हो ही रहा है। जैसे सराय नाहर राय में हमने देखा, गर्त चूल्हा वहां भी प्राप्त हो रहा है, तो गर्त चूल्हा यहां भी प्राप्त हो रहा है। अब गर्त चूल्हा परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछा गया है, पूछा जाता है। प्रतापगढ़ के तीनों स्थान याद रख लेना है। गर्त चूल्हा, स्तंभ गर्त, ठीक है। कौन कौन से? सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा। इसके साथ एक चौथा नाम भी याद रख लेना है, क्या? बिहार में पैसरा। और ये चार स्थान याद रख लीजिए, स्तंभगर्त, गर्त चूल्हा, यहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोटी बात है, कॉमन बात है, याद हो जाएगा। गर्त चूल्हा, गर्त चूल्हा के साथ साथ यहां से स्तंभ गर्त भी प्राप्त हो रहा है, स्तंभ गर्त भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन अब कुछ बातें, ये जो गर्त चूल्हा प्राप्त हो रहा है, सराय नाहर राय में कितना गर्त चूल्हा प्राप्त हुआ था बताएंगे जरा? सराय नाहर राय में कितना गर्त चूल्हा प्राप्त हुआ था? लिखिएगा सारे लोग। सराय नाहर राय में कितने गर्त चूल्हे प्राप्त हुए थे? 8। लेकिन महदहा से संख्या लगभग 4 गुना बढ़ जाती है, यहां से 35 गर्त चूल्हे प्राप्त हो रहे हैं। 35 गर्त चूल्हे। और तो ये जो 35 गर्त चूल्हे प्राप्त हो रहे हैं ना, अब इन चूल्हों में एक और खास बात, इन चूल्हों में जली हुई मिट्टी, जली हुई राख, जली हुई पशुओं की हड्डियां भी प्राप्त हो रही है। याद रहेगी बात। सराय नाहर राय में 8, यहां पे 35, ठीक है। जो 35 गर्त चूल्हे प्राप्त हो रहे हैं, उस चूल्हे में जली हुई मिट्टी का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, राख का भी साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, और जली हुई जानवरों की हड्डियों के भी साक्ष्य प्राप्त। याद रखने वाली बात। इसके अलावा ये जो महदहा है ना, सराय नाहर राय से एक चीज नहीं प्राप्त हुई है, दमदमा से नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन यहां से प्राप्त हो रही है। क्या वो चीज है? वो चीज है बूचड़ खाना का पाया जाना। बूचड़ खाना मतलब कसाई खाना, मतलब एक ऐसा स्थान जहां पे पशुओं का वध किया जाता हो, अर्थात कसाई खाना या वध स्थल लिखा जा सकता है, नहीं। और यह बूचड़ खाना सर्वप्रथम आपको बताया मध्य पाषाण कालीन भारत में प्राचीनतम स्थल सराय नाहर राय और महदहा को माना जाता है। तो इस काल का सर्वप्रथम बूचड़ खाना कहां से प्राप्त हो रहा है? महदहा से प्राप्त हो रहा है। याद रहेगी बात। जी जी बिल्कुल। ठीक है, बात को आगे ले चलेंगे।
कुछ और साक्ष्य जो यहां से प्राप्त हो रहे हैं। हाँ, बहुत सारे तथ्य हैं, याद रखना। अगर कुछ छूट जाए ना तो आपके नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, हालांकि काम की कोई बात छूटेगी नहीं। एक बार देख लीजिएगा। महादहा एक ऐसा स्थल है जहां से एक ऐसा कंकाल मिला है, एक कंकाल, जिसके यहां पे कुंडल और माला पहने एक कंकाल प्राप्त हुआ है। कुंडल और माला पहने एक कंकाल। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो कुंडल और माला है ना, वह हिरण के सिंह का बना हुआ है। हिरण के सिंह का बना हुआ है। ठीक है, ज्वेलरी के साथ। जी जी बिल्कुल। अगली बात, अब कंकाल मिल गया है तो कुछ बातें अब अंत्येष्टि को लेकर के करते हैं। महादहा एक ऐसा स्थान दुर्लभ प्रकार का जहां से 28 कब्र प्राप्त हो रहे हैं, और इन 28 कब्र में कुल 30 लोग लिटाए गए हैं। 30 शव के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, 30 लोग लिटाए गए हैं। 28 कब्र में कुल 30 लोग, और इनमें 2 कब्र युगमित शवाधान का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। किसके? युगमित शवाधान। युगमित शवाधान के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो जैसे लोथल हड़प्पा सभ्यता में हम लोग पढ़ते हैं युगमित शवाधान, वैसे ही अब आगे से महादहा को भी याद रख लेना है। इवन जब दमदमा पढ़ेंगे तो वहां से भी इस प्रकार का साक्ष्य मिलेगा। 2 कब्र में पुरुष महिला, पुरुष स्त्री दोनों को लिटाया गया हुआ है। क्लियर है बात? जी ठीक है। अब यह जो 30 कब्र मिले हैं, 2 कब्र युगमित समाधान वाले हैं। अब इन कब्रों में कुछ वस्तुएं भी डाली गई हैं। जैसे हमने सराय नाहर राय में देखा था, कुछ वैसे हैं, लेकिन उससे इतर भी यहां पे वस्तुएं देखने को मिलेंगी। जैसे सूक्ष्म पाषाण उपकरण यहां पे देखने को मिलेंगे। जानवरों की हड्डियां भी देखने को मिलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ पशुओं के सिंग के बने हुए या अस्थि के बने हुए कुछ अस्थि उपकरण या आभूषण भी देखने को मिलेगा। जैसे एक उपकरण कुछ है ऐसे तीराग्र, तीर का अग्र, तीराग्र। एक उपकरण है ऐसा अंगूठी। मतलब महादहा स्थान में जो कब्र प्राप्त हुए हैं, कब्र में कुछ वस्तुएं जो डाली आती थी, उनमें अंगूठी का भी, कब्र में अंगूठी का साक्ष्य कहां से मिला हुआ है। क्लियर है बात? तो इस प्रकार के साक्ष्य यहां से प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ यहां से कुछ साक्ष्य वैसे ही प्राप्त हो रहे हैं जैसे सराय नाहर राय में था। क्या? ऑस्टियो आर्थराइटिस का साक्ष्य यहां से भी प्राप्त हो रहा है। ऑस्टियो आर्थराइटिस का साक्ष्य यहां से भी देखने को मिल रहा है। ऑस्टियो आर्थराइटिस का साक्ष्य। कुछ कंकाल यहां से
पाए गए हैं अलग अलग आयु वर्ग के। समझिएगा, कुछ कंकाल यहां से पाए गए हैं अलग अलग आयु वर्ग के, और ये जो अलग अलग आयु वर्ग के कंकाल पाए गए हैं महादहा स्थल से, तो एक साक्ष्य जो निकल करके आता है वह यह कि महदहा एक ऐसा मध्य पाषाण कालीन स्थल था जहां से मध्य पाषाण काल की जनसंख्या जो थी, जनसंख्या की औसत आयु क्या थी, इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करता है महदहा। बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तो ये तमाम सारी गोखर झील के निकट ही है, ये तमाम सारी बातें महदहा को लेकर के। अब थोड़ी सी कुछ बातें हम लोग दमदमा को लेकर के करेंगे। हो गया, आगे बढ़ जाएं। कुछ बातें दमदमा को लेकर के करते हैं। दमदमा प्रतापगढ़ क्षेत्र में ही, लेकिन गोकुर झील के निकट नहीं। मानव अस्थि और पशु के सींग, पशुओं के जो हड्डियां हैं उससे निर्मित उपकरण यहां से भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहां से, दमदमा से तमाम सारे पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथ, वह भी प्राप्त हुए हैं। हड्डी के उपकरण भी प्राप्त हो रहे हैं। यहां से बहुत महत्वपूर्ण एक साक्ष्य जो प्राप्त हो रहा है वह जंगली धान का नहीं, पाषाण एवं अस्थि उपकरण यहां से भी प्राप्त हो रहे हैं। कॉमन है अस्थि उपकरण, मानव अस्थि पंजर यहां से भी प्राप्त हो रहा है। तीनों जगहों से मानव अस्थि पंजर, सील बट्टा, स्तंभ गर्त चूल्हा, इसके अलावा अंत्येष्टि के भी अभी हम लोग बात करते हैं। दमदमा एक ऐसा स्थल जहां से जंगली धान नहीं बल्कि यहां से घरेलू धान का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। घरेलू धान का साक्ष्य कहां से? दमदमा से प्राप्त हो रहा है। सराय नाहर में हमने देखा कि जंगली धान का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। यहां किताबों में लिखा हुआ है कि घरेलू धान का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। और तो और यहां से अंगीठी का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। आग जलने की बात अंगीठी का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। और तो और आग से पका करके बना गया हुआ सतह, अर्थात आग से, अर्थात पकी मिट्टी का बना फर्श प्राप्त हो रहा है। पकी मिट्टी का बना फर्श भी प्राप्त हो रहा है। और तो और ये ऐसा स्थल है दमदमा जहां से 41 शवाधान या कब्र प्राप्त हो रहे हैं। 41 शवाधान या कब्र प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें से 5 जो है युग्मित है। महादहा में हमने देखा 2 युग्मित शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन यहां से दमदमा में 5 युग्मित शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। और तो और
इसी में एक और साक्ष्य, एक कब्र ऐसा जिसमें 3 मानव कंकाल हैं, 3 मानव कंकाल, अर्थात त्रिसमाधि का साक्ष्य भी प्राप्त हो रहा है। त्रिसमाधि का साक्ष्य कहां से? दमदमा से। त्रिसमाधि का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। एक ऐसा कब्र भी यहां से प्राप्त हो रहा है, एक ऐसा कब्र भी प्राप्त हो रहा है, एक कब्र ऐसा जिसमें पुरुष का सिर जो है, सिर वह उत्तर की ओर है। कब्र में कैसे लिटाया गया है, और ये युग्मित वाले में ही, जबकि स्त्री का जो सिर है, स्त्री का सिर वह दक्षिण की ओर है। जो 5 युग्मित शवाधान है उनमें से एक युग्मित शवाधान में ऐसा साक्ष्य मिल रहा है, एक युग्मित शवाधान में ऐसा साक्ष्य मिल रहा है कि पुरुष का सिर उत्तर की ओर है और महिला का सिर दक्षिण की ओर है। आमतौर पे हमने देखा कि ये तो सिर की बात हो रही है, ये सिर की बात हो रही है। कब्र बड़े बड़े से बने हुए हैं। कब्र जो होते थे वह सामान्यतः कैसे होते थे? पूर्व पश्चिम होते थे, पूर्व पश्चिम होते थे या पश्चिम पूर्व होते थे। पश्चिम पूर्व ऐसे होते थे। अब उनमें लिटाने का प्रोसेस वो अलग है। एक बात, पूर्व पश्चिम और पश्चिम पूर्व, विद्वानों को ऐसा महसूस हुआ कि मध्य पाषाण काल में मौसम तो अच्छा है ही, हो ही गया है, सूर्य निकल रहा है, तो सूर्य पूरब से निकल रहा है और अस्त हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है पश्चिम में। तो यह जो कब्र पूर्व पश्चिम, पश्चिम पूर्व बनाए जाते थे, तो अनुमान लगाया लोगों ने कि इनके कर्मकांड में, इनके संस्कार में संभवतः सूर्यास्त और सूर्योदय की भी कोई अवधारणा शामिल हो गई थी इस समय काल में। और सूर्योदय सूर्यास्त की अवधारणा जो शामिल हो गई थी इनके कल्चर में मध्य पाषाण काल में, उसी के आधार पे मृतक का जो अंतिम संस्कार ये लोग करते थे, उसमें कब्र पूर्व पश्चिम या पश्चिम पूर्व दिशा में बनाए जाते थे। यहां से घरेलू धान का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। इसके साथ साथ एक और बात, जले हुए जंगली धान या अनाज का भी साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। महादहा दमदमा, ठीक है। तो ये कुछ साक्ष्य यहां से प्राप्त हो रहे हैं दमदमा से। सराय नहर राय, चाहे महादहा चाहे दमदमा, बहुत ही मशहूर मध्य पाषाण कालीन स्थल है। अब कुछ खास बातें जो कि आपको जानना है अलग से। ये जो सराय नाहर राय है, सराय नाहर राय जो महादहा है, जो दमदमा है, इन तीनों स्थल से हमें भारी चक्की का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। भारी चक्की का साक्ष्य, और भारी चक्की का साक्ष्य जो प्राप्त हो रहा है, तो एक बात निकल करके आती है क्या कि संभवतः प्रतापगढ़ के इन मध्य पाषाण कालीन लोगों की संस्कृति में भले ही अपवाद स्वरूप एक प्रश्न बनता है ना कि स्थायी जीवन की शुरुआत कब हो गई,
स्थायी जीवन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो विधिवत रूप से, सुनिश्चित रूप से स्थायी जीवन की जो शुरुआत है वह नव पाषाण काल से मानी जाती है ना। जब स्थायी रूप से लोगों ने रहना शुरू कर दिया, वहीं रहते थे जहां खेती हो रही है, कर रहे हैं खेती, वही पशुपालन भी हो रहा है, वही खेती भी हो रहा है खेत में, वही रह भी रहे हैं बगल में। तो स्थायी जीवन की शुरुआत अर्थात एक ग्रामीण स्थायी जीवन की शुरुआत नवपाषाण काल से। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे भी मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं जहां से स्थायी जीवन के संकेत के रूप में साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, और ये वही स्थल हैं कि स्थायी जीवन के संकेत यहां से प्राप्त हो रहे हैं। गारंटी से नहीं कहा जाएगा, पक्के शुदा नहीं कहा जाएगा। कैसा कहा जाएगा? निश्चित रूप से नहीं, प्रचलन में नहीं, अपवाद स्वरूप यह है, अपवाद स्वरूप है। दूसरी बात, ये तीनों ही स्थल ऐसे हैं जहां से शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात अंत्येष्टि स्थल, अंत्येष्टि क्रिया के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। और इन तीनों ही स्थल से जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं उसमें स्पष्ट हो रहा है कि मृतक को लिटाया जा रहा है, फेंका नहीं जा रहा है, लिटाकर दफनाया जा रहा है, लिटाकर दफनाया जा रहा है, लिटाकर दफनाया जा रहा है। और लिटा करके दफनाना निश्चित रूप से स्पष्ट करता है कि इस काल के लोग अंत्येष्टि क्रिया को विधिवत रूप से करना शुरू कर दिए थे। लेकिन यह भी अपवाद स्वरूप है, सारे के सारे मध्य पाषाण कालीन स्थलों में ऐसा था, ऐसा नहीं है। यह कुछ अपवाद स्वरूप ऐसा साक्ष्य देखने को मिल रहा है। क्लियर है बात? दूसरी बात कि ऊपर हमने देखा सराय नाहर राय में कि 14 शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें से 9, 4, 1, 9 व्यक्ति पुरुष, व्यक्ति महिला और बालक। ये तीनों स्थल से जो कब्र प्राप्त हो रहे हैं, जो शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, उनमें एक बात कि दफनाए गए लोगों में अधिकांशतः कौन है? अधिकांशतः पुरुष हैं। कॉन्सेप्ट है ये सब। मध्य पाषाण काल में सीधे सीधे ऐसे भी पूछा जा सकता है, इन स्थलों का नाम न लेकर के, मध्य पाषाण काल में जो दफनाए गए लोग हैं उनमें स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या ज्यादा है। ठीक है? और तो और एक तीसरी बात कि ये जो कब्र है, अलग अलग स्थानों के कब्र में, एक ही स्थान के अलग अलग कब्र में डाली गई जो वस्तुएं हैं, डाली गई वस्तुएं, अब डाली गई वस्तुएं क्यों डाली गई होंगी? कहीं ना कहीं हो सकता है रिसर्च और आगे मिले और अच्छी किताबें आवें तो शायद पारलौकिक जीवन में भी विश्वास, जैसे हड़प्पा सभ्यता में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अभी तक पारलौकिक जीवन में उनका विश्वास था, इस प्रकार की बात किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं मिला है। हो सकता है कि 10, 20, 25 वर्ष बाद अनुसंधान हो, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले तो किताबों में जोड़ दी जाए बातें कि पारलौकिक जीवन में विश्वास। नहीं तो कब्र में वस्तुएं डाली जा रही हैं तो क्यों डाली जा रही हैं? कुछ सोच करके ही तो डाली जा रही होंगी। वह क्या सोच करके डाली जा रही है इसी का अनुमान लगाना बाकी है। तो कुछ और उत्खनन होंगे और साक्ष्य मिलेंगे, पुख्ता एक जानकारी विद्वानों को निकल करके आ जाएगी। फिलहाल
पारलौकिक जीवन में विश्वास अभी पाषाण काल में ऐसा नहीं। ठीक है, तो डाली गई जो वस्तुएं हैं, डाली गई वस्तुओं में भिन्नता देखने को मिलती है, भिन्नता। और ये जो भिन्नता देखने को मिलती है, यह स्पष्ट करता है कि इस काल में सामाजिक विभाजन निश्चित रूप से रहा होगा। इस प्रकार के जानकारी मिल रही है। मानवीय आक्रमण, समुदाय में रहना, सामुदायिक कर्मकांड के साथ साथ सामाजिक विभाजन के साक्ष्य भी देखने को इस समय काल में मिल रहे हैं। क्लियर है बात? और तो और एक तो यह बात हुई, एक आपको बात बता दिया था कि महदहा और दमदमा ये जो स्थल हैं, ये स्थल ऐसे हैं जहां के लोग हिरणों के शौकीन थे, हिरणों के शौकीन थे, ये आपको बात बता दिया। एक तो और महत्वपूर्ण बात क्या कि यह जो सराय नाहराय और महदहा है, अब इनको लेकर के कुछ खास बात, सराय नाहराय और महदहा, इनको लेकर के बात क्या, पहले तो तीनों के बारे में बताया जो कॉमन है, तीनों के बारे में जो कॉमन है तीनों स्थलों से वो आपको बताया। फिर एक तथ्य बताया जो महदहा और दमदमा ये मिल रहा है कॉमन, और अब वो सराय नाहराय और महदहा ये जो दो स्थान है इनमें क्या कॉमन है वो उस पर बात करते हैं। पहली बात, अब ये तमाम सारी बातें इस तरीके से आपको सारी किताबों में देखने को नहीं मिलेंगी। सराय नाहराय और महदहा मध्य पाषाण कालीन, मध्य पाषाण काल के सबसे पुराने या प्राचीन स्थल हैं। प्राचीन कहने का मतलब यहां पे सबसे पुराने, सबसे प्राचीन या सबसे पुराने स्थल माने जाते। एक बात, ये वो स्थल हैं जहां से मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मिल रहा है। सर्वप्रथम ये वो स्थल हैं जहां से गर्त, चूल्हा, स्तंभ गर्त सर्वप्रथम प्राप्त हो रहे हैं। ये दोनों वो स्थल हैं जहां से अंत्येष्टि क्रिया किए जाने के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। ये दो अलग से इन सारे तथ्यों को याद रखने की जरूरत है। तो आज हमने बात किया इलाहाबाद के अंतर्गत चोपड़ी मंडो पे हमने बात किया। इसके अलावा बताया कूढ़ा, बिछिया, भीखपुर, महरूडी अलग से इलाहाबाद के स्थल हैं। प्रतापगढ़ के अंतर्गत सराय नाहराय, महदहा, दमदमा ये तीन स्थल पे हमने बात किया, और जो कुछ कॉमन है वो अलग से आपको जानकारी दिया। मिर्जापुर के अंतर्गत सुहागी घाट के विषय में आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त है। सीएल कार्लाइल का नाम, काकबर्न का नाम बताया था कि पूरे विश्व में यहां से प्राचीनतम साक्ष्य इन दोनों ने खोजा शैल चित्रों का। नहीं, 1867-68 का दौर विश्व में प्राचीनतम शैल चित्रों का, शैलाश्रयों का साक्ष्य इन लोगों के द्वारा उपस्थित किया गया। भीमबेटका 100 साल बाद है, वीएस वाकणकर 100 साल बाद है। ठीक है, ये 1867 की बात, और भीमबेटका 1957 में, 90 साल बाद। ठीक है, मोरहाना पहाड़ के विषय में आपको जानकारी है। यहां पे थोड़ी सी बात लेखैया को लेकर के करने की जरूरत है। लेखैया, थोड़ी सी बात लेखैया के संदर्भ में। लेह खनिया या लेखहिया या लेखनिया, कुछ भी आएगा एक ही मतलब निकालिएगा। मिर्जापुर जिला,
इस स्थल में जो उत्खनन कार्य है वी डी मिश्रा साहब के द्वारा यहां पे उत्खनन कार्य कराया गया। वी डी मिश्रा साहब, ये जो लेखनियां हैं वी डी मिश्रा के द्वारा उत्खनन कार्य कराया जा रहा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि जैसा अन्य जगहों से प्राप्त हो रहा है वैसे यहां भी प्राप्त हो रहा है, हड्डी के उपकरण, कंकाल आदि, ये सब तो कॉमन सी बात है। यह जो स्थल है यहां से शैल चित्र तो प्राप्त हो ही रहे हैं, शैल चित्र तो प्राप्त हो ही रहे हैं, इसके साथ साथ यहां से ऐसा साक्ष्य भी विद्वानों को मिला है जो कि पत्थर के उपकरण जो प्रयोग में लाए जा रहे हैं उनमें निरंतर बदलाव की प्रकृति भी देखने को मिल रही है। पत्थर के उपकरण में निरंतर बदलाव की प्रकृति देखने को मिल रही है। अर्थात एक स्तर पे, एक लेयर पे कुछ दूसरे प्रकार का, उससे नीचे स्तर में गए, उससे नीचे स्तर में गए, मतलब और पुराना कुछ बदला हुआ, उसके नीचे गए तो कुछ बदला, उसके नीचे कुछ बदला हुआ। अर्थात जैसा आपको पाटने के विषय में पहली क्लास में बताया था, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत पाटने के विषय में उपकरणों के संदर्भ में, वैसा ही कुछ साक्ष्य लेखनिया से भी प्राप्त हो रहा है। और तो और एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण मुद्दा लेखनिया को लेकर के, लेखनिया का जो मध्य पाषाण कालीन वो लेवल है, स्तर है, तो यह एक ऐसा स्थल अभी तक प्रकाश में आया है, मध्य पाषाण कालीन जो इसका लेयर है, पाषाण कालीन स्तर जो है खुदाई हुई और उत्खनन के अंतर्गत ऐसा साक्ष्य मिला। अब मध्य पाषाण काल का मतलब क्या है? 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक नहीं, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कहने का मतलब 10,000 से लेकर के 4,000 तक। तो लेखनिया एक ऐसा स्थल है जहां मृदभांड पूर्व संस्कृति भी थी और मृदभांड सहित संस्कृति भी, मृदभांड सहित संस्कृति का भी साक्ष्य देखने को मिलता है। मृदभांड पूर्व संस्कृति और मृदभांड सहित संस्कृति, इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि मध्य पाषाण काल कहने का मतलब 10,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व मध्य, ये मृदभांड पूर्व संस्कृति का मतलब हो सकता है कि लेखनिया से 8,000 ईसा पूर्व का जो लेयर मिला वहां पे मृदभांड के प्रचलन के साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन 6,000 वर्ष पूर्व वाला जो लेयर मिला वो क्या है? ये दोनों मध्य पाषाण काल ही है। 8,000 हो चाहे 6,000, ये दोनों मध्य पाषाण काल का ही चरण है, लेकिन अंतर है वर्ष में। यहां से मृदभांड का भी साक्ष्य मिल रहा है लेखनिया से, लेकिन मृदभांड पूर्व संस्कृति का भी साक्ष्य मिल रहा है मध्य पाषाण काल का ही लेखनिया से। तो लेखनिया एक ऐसा स्थल है जहां से मध्य पाषाण कालीन मृदभांड पूर्व और मृदभांड सहित दोनों संस्करण चरण देखने को मिलता है। क्लियर है बात? अब यहां पे जाकर के बात को रोकेंगे, मैं भी जाऊंगा, खाना वाना खाऊंगा, भूख लग गई, अब थक भी गया हूं। ठीक है, कल हम लोग भीमबेटका के विषय में अच्छे से अध्ययन करेंगे। भीमबेटका को लेकर के, कुछ आदमगढ़ को लेकर के बातें,
एक दो बातें पैसरा को लेकर के जो आज बता भी दिया, और कुछ इसमें है नहीं जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कल हम लोग जो क्लास करेंगे वह मध्य पाषाण काल को लेकर के अंतिम क्लास करेंगे, और परसों से फिर हम लोग लग जाएंगे नव पाषाण काल। ठीक है, कोई बात होगी कमेंट सेक्शन में लिखेगा। मिलते हैं फिर।